था राजा शक्ति देव। वो बहुत घमंडी और लालची था। वो शक्ति और संपत्ति दोनों तरह से बहुत समृद्ध था। मल्ल युद्ध हो, तीरंदाजी हो, तलवार भांजना हो या भाला फेंकना, वो सभी में बहुत कुशल था। कोई अन्य राजा उसका सामना नहीं कर पाता था। इसलिए शक्ति देव को जो राज्य लाभकारी लगता वो उस पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेता या उसके राजा को अपने अधीन करके भारी कर लगा देता। शक्ति देव को अपने कौशल पर बहुत घमंड था। वो सभी को अपने से तुच्छ समझता था। एक बार की बात है, शक्ति देव अपनी सेना का मुआयना कर रहा था। महाराज, ये आपकी सेना है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मेरा मुकाबला कोई कर सकता है क्या? महाराज, आपका क्या कहना? आप जैसा बहादुर और पराक्रमी राजा पूरे वर्तमान में कोई नहीं। सही कहा तुमने। मेरी एक बात सदैव याद रखना, वो राजा ही सब पर राज कर सकता है जो किसी से न डरे, किसी से भी नहीं। महाराज, मैंने आपको देखा है, आप सच में किसी से नहीं डरते, चाहे आपके सामने कोई भी हो। पूरे संसार में केवल एक व्यक्ति को छोड़कर मुझे कोई नहीं डरा सकता। महाराज, वो कौन है? मेरे पिता के मित्र और मेरे गुरु राजा प्रताप। मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा, पर वे अब न जाने कहां हैं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मंत्री, मैंने सभी विद्याएं राजा प्रताप से सीखी हैं। वे मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। मैं सदैव उनके जैसा बनना चाहता था। एक रात वे अपने महल में सोए और सुबह वहां नहीं मिले। उसके बाद उनका कभी कुछ पता नहीं चला। हो सकता है दुश्मनों के किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हो। मेरा मतलब है कि उनका अपहरण करके उन्हें मौत के घाट। मंत्री, अपना मुंह बंद ही रखो। क्षमा महाराज, क्षमा। राजा प्रताप वो व्यक्ति हैं जिनसे उनकी मर्जी के बिना हवा तक उन्हें नहीं छू सकती। इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो वो कहां चले गए महाराज? ये तो वही जाने। तभी एक द्वारपाल आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत संदेश लेकर आया है। राजमहल में राजा अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। मंत्री उसके पास खड़ा है। एक दूत हाथ में संदेश लिए आता है। तुम अपना परिचय देकर बताओ कि क्या संदेश लाए हो। महाराज, मैं आपके राज्य की सीमा से लगे 7वें राज्य चमंघा के राजा चमननाथ का दूत हूँ। जिस राज्य का नाम ही उपहास पूर्ण है, वहां का राजा कैसा होगा? महाराज, चमंघा राज्य की 70% धरती जंगलों से भरी है। वहां चमंघा जाति के आदिवासी रहते हैं, इसलिए हमारे राज्य का नाम चमंघा ही हमारी पहचान है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। महाराज को बहुत काम है। क्या संदेश लाए हो? महाराज, हम जड़ी बूटियों का व्यापार करते हैं। आपके राज्य में व्यापार करने की अनुमति चाहते हैं। उसके लिए तो कर देना पड़ता है। जितना भी व्यापार करोगे, तुम्हें राज्य के खजाने में 30% कर जमा करना होगा, अन्यथा मेरे राज्य से व्यापार के बारे में सोचना भी नहीं। जी महाराज। कहकर वह चला जाता है। कुछ दिनों बाद मंत्री राजा को राजकाज संबंधी बातें बताते हैं। महाराज, हमारे किसानों से अधिक कर की उम्मीद करना व्यर्थ है। उनकी फसलें वर्षा की अनियमितता के कारण खराब हो रही हैं। सबसे अधिक कर किस क्षेत्र से आ रहा है? जड़ी बूटियों से महाराज। वो राज्य है ना चमंघा, उसका व्यापार यहाँ बहुत चल रहा है। मंत्री राजा के हाथ में वही खाता देकर सब समझाता है। राजा ध्यान से समझता है। राज्य तो छोटा सा है, इतना कर हमें दे रहा है तो इसका खजाना कितना होगा? वो राज्य तो सोने की मुर्गी है। अगले दिन राज्य सभा में सेनापति आता है। शक्ति देव उसे कुछ निर्देश देता है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
चमंघा राज्य पर कल आक्रमण हो जाएगा। मुझे वो राज्य हर हाल में चाहिए। जी महाराज। सेनापति के वहां से जाने के बाद ये क्या महाराज, चमंघा हमें सबसे अधिक कर देता है, फिर आक्रमण क्यों? चमंघा सोने की मुर्गी है। ये मुर्गी मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। जी 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 महाराज। मंत्री, तुम नहीं समझोगे, इसलिए तो मैं राजा हूं और तुम मंत्री। अगले दिन सेनापति बौखलाया हुआ राज्य सभा में आया। महाराज महाराज। अरे सेनापति, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो क्या बात है? मेरे सेनापति होकर इतना क्यों घबराए हुए हो? महाराज, वो चमंघा राज्य जितना छोटा दिखता है, वास्तव में बात वो नहीं लग रही। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हमारी इतनी बड़ी सेना उनकी छोटी सी सेना के सामने 1 घंटा भी नहीं टिक पाई। सैनिक डरकर भाग आए। क्या मेरी सेना डर गई उन चुटकी भर सैनिकों से? और तुम मुझे कौन सा मुंह दिखाने चले आए? तुम खुद युद्ध में जाओ। मुझे चमंघा किसी भी हाल में चाहिए। यदि युद्ध में हारे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेनापति हाँ में सिर हिलाकर चला गया। सोचा नहीं था ऐसा होगा। चमंघा तो बहुत छोटा सा राज्य है। खामोश। अगले दिन सभा में शक्तिदेव कुछ पत्रों को देख रहा था। तभी मंत्री बौखलाया हुआ आया। उसे देखकर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? एक बुरी खबर है महाराज। कैसी बुरी खबर? महाराज, कल सेनापति स्वयं युद्ध के लिए गए, किंतु लौटे नहीं। न जाने कहां गायब हो गए हैं। कायर कहीं का, डर कर छिप गया है। मंत्री कुछ नहीं कहता। युद्ध का क्या हाल है? हम हार गए। हमारी पूरी सेना भाग खड़ी हुई है महाराज। ऐसा क्या है वहां? अब मैं खुद वहां जाऊंगा। महाराज, आप? जहां शक्तिदेव हो वहां राज्य कभी हार नहीं सकता। सेना एकत्रित करो। अब नेतृत्व मैं करूंगा। शक्तिदेव हाथ में भाला पकड़े, कमर में तलवार लटकाए, अपनी सेना के साथ घोड़े पर बैठकर युद्ध के लिए निकला। युद्ध चमंघा के जंगल से लगे एक मैदान में लड़ा गया। शक्तिदेव की सेना युद्ध में भारी पड़ रही थी। तभी जंगल से कुछ आदिवासी हाथों में त्रिशूल लिए दौड़े आए। सभी ने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उनका रौद्र रूप देखकर शक्तिदेव की सेना भागने लगी। शक्तिदेव स्थिति भांप गया और आदिवासियों के सामने वो अकेला आ खड़ा हुआ। 5-5 लोगों को एक साथ मार भगाया। आदिवासी शक्तिदेव का पराक्रम देखकर हैरान थे। तभी 2 आदिवासी वापस जंगल में भाग गए। उन्हें देखकर शक्तिदेव घमंड से बाकियों पर चिल्लाया, तुम लोग भी भाग जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। 10 आओ, चाहे 100, चाहे 1000, तुम लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बाबा आ गए, बाबा आ गए। जंगल में से एक बूढ़ा व्यक्ति, किंतु हट्टा कट्टा, माथे पर तिलक लगाए, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ, हाथ में त्रिशूल लिए आया। उसे देखकर शक्तिदेव ठहाके लगाकर हंसने लगा। अच्छा, तो अब तुम आए हो। चमंघा में सभी युवा मर गए लगता है। जो बुढ़े लोग युद्ध करेंगे। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है? युद्ध बराबरी का हो तो युद्ध कहलाता है। तुम्हारे साथ तो खेल होगा। ठीक है, तो ये खेल अब केवल हम दोनों के बीच ही खेला जाएगा। ये बेचारे निर्दोष लोग क्यों बीच में पड़े? इतना रक्त बहाना ठीक नहीं। सभी सैनिक युद्ध रोककर दोनों को देखने लगे। चल आजा, तुझे खेल खेलना सिखाता हूँ। अरे अपना ये त्रिशूल तो ले ले, वरना बेमौत मारा जाएगा। तेरे जैसों का घमंड चूर करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा, इसके पास शस्त्र है, आप निहत्थे इसका सामना करेंगे। कोई बीच में नहीं आएगा। तूने मुझे नहीं, अपने काल को ललकारा है। कहकर शक्तिदेव ने भाले से बूढ़े पर प्रहार किया,
किंतु बूढ़े ने न केवल भाला पकड़ा बल्कि उसे शक्तिदेव से छीनकर बीच में से तोड़ दिया। शक्तिदेव हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बूढ़ी देह में इतनी ताकत व ऊर्जा हो सकती है। तब शक्तिदेव ने अपनी तलवार निकालकर बाजू पर प्रहार किया, लेकिन बूढ़े ने तलवार पकड़कर दूर फेंक दी। शक्तिदेव की आंखों से क्रोध झलक रहा था। उसने बूढ़े का हाथ पकड़कर मोड़ना चाहा, लेकिन उसने पलटकर उसे ऐसा धक्का दिया कि शक्तिदेव के लिए संभलना मुश्किल हो गया। सभी लोग जोर से हंसने लगे। घमंडी राजा, देखी बाबा की ताकत। सुनकर गुस्से में शक्तिदेव बूढ़े के पीछे भागा। उसने बूढ़े को धक्का दिया तो वह पास पड़े लंबे बांस से टकरा गया। बूढ़ा बांस खड़ा करके उसके एक सिरे को पकड़कर एक छलांग में पास लगे बड़े से पेड़ पर पहुंच गया। ओ शक्तिदेव, सोच क्या रहा है? चल आजा, खेल खेलते हैं। बांस के सहारे छलांग लगाकर पेड़ पर पहुंचने की कला शक्तिदेव को नहीं आती थी। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी बूढ़ा कूदकर नीचे आ गया। चल अब आजा, तेरा काम आसान कर दिया। शक्तिदेव ने भागकर तलवार उठाई और बूढ़े पर वार किया। तब बूढ़े ने एक हाथ से उसकी तलवार पकड़ी और दूसरे से गर्दन, और उसे अपने साथ बच्चों की तरह कुदाने लगा। क्यों बच्चे, और खेलेगा? बच गया ना बाजा। शक्तिदेव की नजरें बूढ़े की आंखों पर टिक गईं और वह उनमें खो गया। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने से सब कुछ ओझल हो गया। उसे केवल उड़ती हुई धूल दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे आंधी आई हो, और फिर सब सामान्य हो गया। शक्तिदेव को याद आया कि यह विद्या तो केवल राजा प्रताप जानते थे। उन्होंने शक्तिदेव को बचपन में एक बार ऐसा अनुभव कराया था, और उसकी यह विद्या सीखने की जिद करने पर भी राजा प्रताप ने उसे यह नहीं सिखाई। शक्तिदेव बूढ़े के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब समझे मैंने तुम्हें ये विद्या क्यों नहीं सिखाई थी। मुझे भी स्वयं पर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए मैं चुपचाप राजसी जीवन त्याग कर यहाँ आ गया। रक्तपात से घृणा हो गई है। अगर आज भी मातृभूमि की रक्षा का प्रश्न ना होता तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। जी बाबा, मुझे अपनी गलती का अनुभव हो गया है। उसके बाद सभी जंगल में स्थापित शिव प्रतिमा के सामने खड़े होकर पूजा करते हैं और हर हर महादेव के नारों से वातावरण गूंज उठता है।